अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की बाकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एलोट्रॉपी क्या होती है, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है और इनकी ईच एंड एवरी डिटेल। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम बाकी क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इन 1, 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज में से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इनको इम्पोर्टेंट नहीं समझना, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और इनकी एग्जाम्पल्स को भी याद करना है। अगर आप इनकी एग्जाम्पल्स को नहीं याद करेंगे तो आपके फुल मार्क्स कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएंगे। एक एग्जाम्पल नहीं याद करनी है, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स याद करनी है, चाहे वो आइसोमॉर्फिज्म की हो, पॉलीमॉर्फिज्म की हो, एलोट्रोपी की हो या ट्रांजिशन टेम्परेचर की हो, या किसी की भी हो। आपने 2 एग्जाम्पल जरूर याद करनी है। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज एक्चुअली आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो आइसोमॉर्फिज्म वो स्टडी होगी जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, ऐसी सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे जो सेम स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकती हैं। उनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि ऐसी क्या वजह है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस, मसलन जिंक और कैडमियम दो डिफरेंट मेटल्स हैं, या सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी आखिर क्या रीजन है? पीछे आयनिक कंपाउंड है या कोई आयन है, इनके पीछे क्या रीजन है कि वो सेम स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं? उसके पीछे पहली तो वजह यह है कि इनका जो एटॉमिक रेशो होती है वो सेम होती है, और दूसरी वजह इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग है। ये दो वजूहात है जिसकी वजह से आपका डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं आपके पास मौजूद हैं, वो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि सेम स्ट्रक्चर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल दो आयनिक कंपाउंड्स लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं। पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर शो करते हैं, जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है। ये रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर इनके शो करने की वजह देखें, अगर आप गौर करें, सोडियम नाइट्रेट में एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इसकी एटॉमिक रेशो क्या हुई? 113। अब पोटाशियम नाइट्रेट की देखते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट में एक पोटाशियम है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो इन दोनों की एटॉमिक रेशो सेम होने की वजह से इनका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो सेम एग्जिस्ट करती है। अगर आप पोटाशियम सल्फेट वाले को देखें तो इसमें पोटाशियम है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, तो इसकी एटॉमिक रेशो हुई 214। पोटाशियम क्रोमेट की 2 1 क्रोमियम आयन, क्रोमियम एटम, और ऑक्सीजन है 4। तो दोनों की, यानी कि पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम क्रोमेट की, चूंकि एटॉमिक रेशो सेम है और नेचर ऑफ बॉन्डिंग, तो वो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर शो करती हैं। कॉपर और एजी यानी कि गोल्ड, ये दोनों क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। जिंक और कैडमियम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करते हैं। कार्बोनेट्स और कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन, ये आयन है, ये दोनों ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर शो करते हैं। अगर मैं आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये कार्बोनेट आयन है। अगर आप गौर करें तो इसके सेंटर में कार्बन है और 3 ऑक्सीजन, 2 आयंस की फॉर्म में और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ है। एंड उसके साथ ही अगर मैं नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये दो सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें जो अपीयरेंस है स्ट्रक्चर की वो ट्राइगोनल प्लेनर है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये आइसोमॉर्फ है एक दूसरे के। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन अपीयर होता है कि अगर ये सब्सटेंसेस एक ही शक्ल में एग्जिस्ट करती हैं तो ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? ये एक दूसरे की कहलाएंगी आइसोमॉर्फ। सो ऐसी सब्सटेंसेस जो सेम स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं वो एक दूसरे की आइसोमॉर्फ कहलाती हैं, और इनकी स्टडी आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। सो द स्टडी ऑफ आइसोमॉर्फ और डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन सेम crystalline form or structure, and they actually are called isomorph
of each other and the study is called isomorphism. अब यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इनका स्ट्रक्चर सेम होने के साथ साथ इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती हैं? तो ऐसा नहीं है, इनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू ईच अदर। तो आप हरगिज ये ना सोचिएगा कि जिंक उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह कैडमियम बिहेव कर रहा है, या पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे इन टर्म्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये एक अलग सिनेरियो है, हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे, मगर आपके जहन में होना चाहिए कि इनके एटॉमिक रेशियो सेम है तो इट डज नॉट मीन इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन फॉर्म या स्ट्रक्चर सेम है। तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम लिखें कि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, ये ऐसा नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है पॉली, पॉलीज से निकला है जिसका मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो पॉलीमॉर्फ की स्टडी स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फ की स्टडी यानी कि मैनी स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड की स्टडी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। मैनी कंपाउंड्स exist in more than one crystalline form or in their atoms arrange or ions arrange themselves in a different structures available। वो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल कंडीशंस आपने क्या दी हैं, उससे हो सकता है एक ही कंपाउंड दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मसलन आप सिल्वर नाइट्रेट की कंडीशन चेंज करेंगे, वो रोम्बोहेड्रल भी बना सकता है और दो रोम्बिक भी बना सकता है। खैर हमारी बुक में उन कंडीशंस का केस नहीं स्टडी हुआ, अभी हम अपने टॉपिक तक रहते हैं। The polymorphism is actually सिंगल सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट की नहीं बात कर रहा। आपने हरगिज ये नहीं सोचना कि मैं जब सब्सटेंस का नाम ले रहा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म में तो वहाँ पे मैं एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंपाउंड कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्सटेंस को स्पेसिफाई कर देता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म्स में शक्लों में एग्जिस्ट नहीं करते, दे कैन, बट दिस दैट इज अ डिफरेंट केस स्टडी। अभी हम सिर्फ जो स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि जब कंपाउंड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो हम उसे कहते हैं कि वो एक पॉलीमॉर्फ है और उसकी स्टडी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। सिल्वर नाइट्रेट दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोम्बोहेड्रल की जो शक्ल है वो ऑर्थोरोम्बिक से डिफरेंट है, ऑल्दो ये सिल्वर नाइट्रेट के ही दोनों कंपाउंड है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट कैन एग्जिस्ट इन ट्राइगोनल प्लेनर एंड ऑर्थोरोम्बिक बोथ स्ट्रक्चर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं मगर हैं दोनों कैल्शियम कार्बोनेट के। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की बात करते हैं तो एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट कर सकती है और बहुत सारी जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है वो एक स्ट्रक्चर भी बना सकती हैं, जैसे कि उनको हमने आइसोमॉर्फ पढ़ा और इसको पॉलीमॉर्फ पढ़ा। अब यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन ये अपीयर होता है कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फ की तो डिफरेंट थी, क्या पॉलीमॉर्फ की भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है? तो आपका जवाब है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह सेम कंपाउंड का होना है। आप उसमें देख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट ही डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बना रहा है, सो इट वुड हैव द सिमिलर chemical properties but different physical properties due to different crystalline forms या structures. Now the most important is allotrope. Allotropy is a study of allotrope. And what are allotropes? जब एक ही एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड की नहीं बात कर रहा मैं, यहाँ कोई पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बन, इन चीज़ों की नहीं बात कर रहा मैं, एलिमेंट कार्बन, सल्फर, टिन, इनकी बात कर रहा हूँ। जब एक ही एलिमेंट मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, तो मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ ताकि स्पेसिफाई हो जाए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट नॉट कंपाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म is called allotropy.
और वो एलोट्रोप्स कहलाते हैं एक दूसरे के। एलोट्रोपी में एक ही एलिमेंट मुख्तलिफ अरेंजमेंट शो करता है। मसलन मैं आपके सामने ये दो चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। एक है डायमंड, ये एक आपके पास एलिमेंट की फॉर्म है डायमंड, और उसी एलिमेंट की दूसरी फॉर्म है ग्रेफाइट। यकीनन आप पहचान गए ये दोनों कार्बन के एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स हैं। डायमंड के अंदर अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो मुझे जो स्ट्रक्चर नजर आएगा वो आएगा टेट्राहेड्रल। और अगर मैं ग्रेफाइट के अंदर जूम करूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या एक्सरे डायफ्रैक्शन के जरिए मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे जो इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट नजर आएगी कार्बन एटम्स की लेयर्स की फॉर्म में। इन दोनों के स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, और जब हेक्सागोनल और इसका डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो मैं डिफरेंट देखता हूं तो उससे एक बात याद रखनी है आपने कि इनकी जो आउटपुट है द क्रिस्टलाइन फॉर्म वो भी डिफरेंट होगी। हाँ, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट नहीं चेंज हुआ हमारा, चेंज क्या हुई है उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्यों? स्ट्रक्चर की वजह से। कार्बन अरेंज होता है टेट्राहेड्रली, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है डायमंड के अंदर, ग्रेफाइट के अंदर वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। लिहाजा अपेरेंटली हमारे पास जो इनकी दोनों की आउटपुट है क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो डिफरेंट है। एक थोड़ी सी डल होती है और स्लिपरी होती है, और ये डायमंड है। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल जो हम यूज करते हैं सम टाइम फॉर ग्लास कटिंग एंड सम हाउ फॉर ज्वेलरी। तो हमने याद रखना है कि जो ये डिफरेंट इनकी अपीयरेंस हुई है उसकी वजह यह है कि इनका एलिमेंट जो है वो डिफरेंट तरह से अरेंज हुआ है, जिसकी वजह से उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म डिफरेंट हो गई है। टिन भी हमारे पास एग्जांपल है, ग्रे टिन एंड वाइट टिन। ग्रे टिन और वाइट टिन जो होते हैं इनमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। ग्रे टिन जो होता है वो क्यूबिक होता है और वाइट टिन जो होता है वो टेट्रागोनल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एक बात याद रखिएगा, ये एक दूसरे में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रे टिन को वाइट टिन में या एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ सर्टेन टेम्परेचर। वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं क्या होता है। बट आप ग्रे टिन को वाइट टिन या वाइट टिन को ग्रे टिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म को दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में। समहाउ हमारे पास अगर तो कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म्स में हो तो वो पॉलीमॉर्फिज्म है, अगर तो एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में हो तो वो एलोट्रोपी है, और अगर एक से ज्यादा कंपाउंड्स सेम स्ट्रक्चर में पाए जाएं तो उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर को। नाउ स्टूडेंट, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को एग्जिस्ट करती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ ट्रांजिशन टेम्परेचर की हम डेफिनेशन लिखते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which two different यानी कि different crystalline form, two different crystalline forms coexist। ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें दो क्रिस्टलाइन फॉर्म कोएग्जिस्ट करती हैं। किसकी? ऑफ सेम सब्सटेंस। अब बात यूं है कि मैंने आपको बताया था कि ये खास टेम्परेचर को इस्तेमाल करते हुए हम एक क्रिस्टलाइन फॉर्म को दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो होता है जिसमें ट्रांजिशन होती है एक क्रिस्टलाइन फॉर्म की दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, और वो एक दूसरे में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यानी कि आप यूं समझ लो कि ग्रे टिन और वाइट टिन अगर किसी टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट करेंगे तो वो उनकी ट्रांजिशन टेम्परेचर होगी। सो द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज समथिंग at which two different crystalline form can coexist of same substance। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है ना वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से कम वाली बात होती है। मतलब अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री तो जो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म का, वो 100 डिग्री से कम होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही ट्रांजिशन टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, उससे ऊपर की बात नहीं होती। यानी कि हमारी जितने भी ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो मेल्टिंग पॉइंट से कम पे एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
ग्रेटिन 13.2 डिग्री पे ट्रांजिशन कर सकता है व्हाइटिन के अंदर, और व्हाइटिन 13.2 डिग्री में ट्रांजिशन कर सकता है ग्रेटिन में। यानी कि जो 13.2 डिग्री है उस पे ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर आप इस टेम्परेचर से आगे चले जाते हैं, मतलब 13.2 से चले जाते हैं 14.2 पे, तो व्हाइटिन नहीं होगा वहां पे। अगर आप 11.2 पे आ जाते हैं तो वहां पे ग्रेटिन नहीं होगा। यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर एक आपका यूं समझ लें इक्विलिब्रियम है। इससे आप इस तरफ मूव करेंगे तो ये सब्सटेंस आपकी एग्जिस्ट करेगी इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और वही सब्सटेंस इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी अगर आप ट्रांजिशन टेम्परेचर से पीछे मूव कर जाएंगे। जो टिन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 231.9 डिग्री, 231.9 डिग्री ये होता है टिन का मेल्टिंग पॉइंट। आप देख सकते हैं जो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम है। अब आते हैं सल्फर पे। सल्फर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो सकती है 95.5 पे, और ये इनका इन दोनों का को एग्जिस्ट करने का ट्रांजिशन टेम्परेचर है। यानी कि ये इसमें कन्वर्ट हो रही होगी, रोम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रही होगी, ये दोनों को एग्जिस्ट कर रही होंगी इस टेम्परेचर पे। ये डबल एरो का मतलब ही ये है कि ये को एग्जिस्ट कर रही हैं, एक दूसरे में कन्वर्जन पॉसिबल है इनकी। अगर आप इस टेम्परेचर से आगे चले जाएं 95.5 से 100 डिग्री पे चले जाएं तो सिर्फ मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट करेगी। अगर आप 95.5 से पीछे चले जाएं तो सिर्फ रोम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। यानी कि ये वो इक्विलिब्रियम है जिस एक किस्म का, जिससे आगे जाते हैं तो एक फॉर्म आ जाती है, पीछे जाते हैं तो दूसरी फॉर्म आ जाती है। 128 डिग्री इज अ पोटाशियम नाइट्रेट ट्रांजिशन टेम्परेचर। इससे आगे जाएंगे तो रोम्बोहाइड्रल एग्जिस्ट करेगा और इससे पीछे जाएंगे तो ऑर्थो रोम्बिक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सल्फर है इसका तो मेल्टिंग पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था 112.8 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 113 कर लें आप, तो 113 से ये कम है ट्रांजिशन टेम्परेचर, ऑल्दो उसके नियर है बट कम है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन टेम्परेचर की जो वैल्यूज हैं वो मेल्टिंग पॉइंट से कम होती हैं, और ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही होती हैं। आप इसे थोड़ा सा इधर मूव कर जाए एक क्रिस्टलाइन फॉर्म आ जाएगी, इधर मूव कर जाए दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म आ जाएगी। और ट्रांजिशन टेम्परेचर की ये 3 एग्जाम्पल के अलावा भी बुक में एग्जाम्पल्स गिवन है जो मैं उम्मीद करता हूँ आप याद करेंगे। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना 2 चीजें आप याद रखिएगा, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, उसकी वजूहात, और उसकी कम से कम 2 एग्जाम्पल। अब देखें ना, आयनिक सब्सटेंस की, मेटल्स की और आयंस की 2 एग्जाम्पल करनी है, ठीक है। इसमें भी एटॉमिक रेशो सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोच रहे हो कि आयंस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सल्फर 1 रेशो ऑक्सीजन 4, क्रोमियम 1 रेशो 4, एटॉमिक रेशो सेम है। समहाउ जब आपने ये लिख दिया तो आपने ये बताना है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी कि ये ना फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रखते हैं ना केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रखते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में आपने बताना है कि एक ही सब्सटेंस यानी कि कंपाउंड, देखा अब एलिमेंट नहीं मैं कह रहा, कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि एलोट्रोपी के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों की डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पॉलीमॉर्फिज्म में भी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की डिफरेंट है, एलोट्रोपी में भी डिफरेंट क्रिस्टलाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये लिख के आना आपने। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम सब्सटेंस की को एग्जिस्ट करती है। इससे आगे चले जाए तो एक होगी, पीछे चले जाए तो दूसरी होगी, और ये मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। इसकी 5-6 के करीब बुक में एग्जांपल्स लिखी हैं जिनको हमने करना है, क्योंकि उनमें से कोई भी एमसीक्यू आ जाना है, उसमें से कोई भी एमसीक्यू आ जाना है। लिहाजा टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से जो इनकी ट्रांजिशन होती है एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरे में, इसमें आपको इनके नाम्स भी पता होने चाहिए, यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर की प्रॉपर एग्जांपल इस फॉर्म में लिखनी है और इसकी डेफिनेशन भी लिख के आनी है। स्टूडेंट्स, आइसोमॉर्फिज्म क्यों होता है? आइसोमॉर्फिज्म तब होता है जब सेम स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो एटम्स हो, एटम से मिलकर बनी हुई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो, या आयन से मिलकर बनी हुई हो। हम यहाँ पे जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी डिस्कस कर रहे हैं। ड्यू टू सेम एटॉमिक रेशो,
ड्यू टू नेचर ऑफ बॉन्डिंग। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने दो दो एग्जाम्पल देनी है, आयन मॉलिक्यूल और एटम से मिलकर हुई बनी हुई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की। दूसरी बात, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो दो एग्जाम्पल एटलीस्ट दीजिएगा। एलोट्रोपी क्या होता है? एलोट्रोप्स क्या होते हैं? उनका जो एलोट्रोप है कार्बन और टिन वगैरह के, उनके स्ट्रक्चर क्या है वो साथ मेंशन करने हैं। अगर आप लिखेंगे कार्बन के दो एलोट्रोप होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, और साथ क्यूबिक और हेक्सागोनल नहीं लिखते, तो आप ये ना समझिएगा कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आखिर वो स्ट्रक्चर ही तो उन दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को एक दूसरे से अलहदा कर रहा है। वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा इसलिए है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजिशन टेम्परेचर पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं, याद रखिएगा उस पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होती, इंटरकन्वर्टिबल तो होती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करे तो आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर से लेफ्ट या राइट यानी कि ज़्यादा या कम टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। सेम टेम्परेचर पे आपको वो दोनों फॉर्म मिलेंगी और ये मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होता है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का। आई होप ये आप लेक्चर समझ गए होंगे, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को याद करेंगे और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इनको ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।